सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कीम जिसके बारे में सबने डिटेल में पढ़ा है, सबने डिटेल में उसको देखा है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं स्कैम 1992 के बारे में। ठीक है, स्कैम 1992 या फिर जिसको हर्षद मेहता स्कैम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इस स्कैम को हम जानेंगे तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या रीज़न थे कि वो प्लेयर्स इस पूरे स्कैम में घुसे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि इंडिया उस टाइम पे एक डेवलपिंग कंट्री था, मार्केट इतने ज़्यादा ओपन नहीं थे, तो मार्केट हैवीली मैनिपुलेटेड था और जो भी स्टॉक ट्रेडिंग होती थी वो बेसिकली पेपर ट्रेडिंग होती थी, और जो भी स्टॉक आपको मिलते थे वो डिजिटली नहीं बट आपको एक हार्ड कॉपी मिलती थी जिसको बोला जाता था आपका शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, सो सारे सर्टिफिकेट जो थे वो आपको हार्ड कॉपी में मिलते थे। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं ब्रोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सबसे पहला जो मेन प्लेयर है इस पूरे स्कैम का, दैट इज़ अ ब्रोकर। ठीक है, सो ब्रोकर को फंड चाहिए होता है। ब्रोकर की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है दैट इज़ अ फंड्स। ठीक है, अब ब्रोकर को फंड्स इसलिए चाहिए होते हैं कि ब्रोकर को एक तो खुद के ट्रेड को मैनेज करने के लिए फंड्स चाहिए। ठीक है, ओन ट्रेड्स, और दूसरा ब्रोकर को उसके जो ट्रेडर हैं, ठीक है, राइट, उन ट्रेडर को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए भी फंड चाहिए होता है। ठीक है, आप जब वो 1980s 1990s की बात करेंगे तो उस टाइम पे जो मार्केट था वो सेटलमेंट साइकिल थी 15 डेज़ की, यानी 2 वीक की सेटलमेंट साइकिल थी। मतलब अगर आप आज ट्रेड लेते हैं तो आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में वो जो स्टॉक है वो 15 दिन बाद आएगा, तब तक आप उसमें हज़ारों ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली अगर मुझे वो पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना है आफ्टर 15 डेज़ तो मुझे कैपिटल चाहिए होगा, मेरे डीमेट में वो स्टॉक एंटर होगा, राइट। तो वो कैपिटल कई बार ब्रोकर प्रोवाइड करते थे, उसके बदले में वो इंटरेस्ट अर्न करते थे। ठीक है, सो टेक्निकली ब्रोकर जो है ना बैंक से फंड नहीं ले सकते। ठीक है, अब बैंक ब्रोकर को फंड नहीं दे सकती। ठीक है, ब्रोकर बैंक से फंड नहीं ले सकते और बैंक्स जो है ब्रोकर को फंड नहीं दे सकती। ठीक है, अब बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिनारियो देखते हैं उस टाइम पे क्या हो रहा था। पहले तो आरबीआई ने एक अजीब सी कंडीशन लगा रखी थी बैंकों के ऊपर कि बैंक को एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैश हमेशा अपने पास आरबीआई को देना पड़ेगा। ठीक है, जिसके ऊपर उसको 0% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जिसको वो एक काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट की तरह आरबीआई उसको लेती थी। दूसरा, बैंक्स को ये भी बोला गया था कि एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ फंड उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आरबीआई ने 2 इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं बैंक को। एक कि आपको कैश भी रखना है आरबीआई के पास जमा करके, कितना कैश ज़रूरत है आपको बैंकिंग ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। दूसरा कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है। और आप मानेंगे नहीं कि ये जो अमाउंट होता था ये होता था अराउंड 63.5% ऑफ टोटल बुक वैल्यू ऑफ बैंक। मतलब 63.5% जो टोटल बुक वैल्यू बैंक की वो आरबीआई के पास जमा हो गया। ठीक है, अब बाकी का जो फंड बचता है वो भी आरबीआई बैंक को गाइडलाइन देती थी कि आप उसको जो गवर्नमेंट के प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिनको गवर्नमेंट बूस्ट करना चाहती है उनमें इन्वेस्टमेंट करिए या उनको लोन दीजिए। ठीक है, तो जो हाईएस्ट अर्निंग वाले सेक्टर थे, प्राइवेट लोन जो होती थी, उसमें बैंक्स के पास लोन देने के लिए फंड बचते नहीं थे। ठीक है, जिसके कारण बैंक्स जो थी वो काफ़ी लॉस में मेकिंग बिजनेस में थी। ठीक है, बैंक्स टेक्निकली लॉस ही करती थी उस टाइम। ठीक है, तीसरा जो प्लेयर था दैट इज़ अ पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएसयूज। अब गवर्नमेंट एक तरफ पीएसयूज के लिए कोई भी फंड अलॉटमेंट नहीं दे रही है उसके बजट में। ठीक है, और पीएसयूज के अंदर जो की प्लेयर्स हैं उनको फंड्स चाहिए, करप्शन के लिए चाहिए, और फिर दूसरी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो पीएसयूज उस टाइम पे हैविली फंड रेस करने लगी और वो रेस करने लगे थ्रू बॉन्ड्स। पीएसयूज ने क्या किया, बॉन्ड्स इश्यू करे और वो बॉन्ड्स के थ्रू फंड्स रेज करना स्टार्ट किया। ठीक है, सो ड्यूरिंग दैट पीरियड पीएसयू ने अराउंड 38,000 सीआर के फंड रेज करे थे सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड इश्यू करके। ना प्रॉब्लम विद दीज बॉन्ड कि कोई भी इस बॉन्ड को खरीदना नहीं चाहता था क्योंकि पीएसयू का कोई टिपिकल फंड अलॉटमेंट का प्लान नहीं है उस टाइम पे। ठीक है, सो बैंक्स डील करती हैं पीएसयू के साथ कि आपका जो बॉन्ड का इश्यू है हम उसको सब्सक्राइब करते हैं, बदले में आपको हमारे पीएमएस स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में डिफरेंट सेक्टर से आप
फंड को इंक्रीज करते हो और जो भी आपको फंड दे रहा है उसको उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सो राइट, तो बैंक्स ने क्या किया, पैसा डाला पीएसयूज के बॉन्ड में और बदले में उनसे पीएमएस में इन्वेस्ट करवाया। अब यहाँ पे एक लूपहोल निकल के आता है कि अब पीएमएस के अंदर बैंक्स क्या कर रही हैं कि वो पैसे को ब्रोकर को या तो लोन पे दे रही हैं या तो कोई प्राइवेट कंपनी को लोन पे दे रही हैं, ठीक है। तो टेक्निकली एज पर आरबीआई लॉ बैंक ब्रोकर को पैसा नहीं दे सकती और जो पीएसयूज हैं वो डायरेक्टली सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट इन दिस केस बैंक्स ब्रोकर को पैसे नहीं दे रही, बैंक पीएसयूज के बिहाफ में ब्रोकर को पैसा दे रही है। मतलब पीएसयू क्लाइंट है, बैंक मिडलमैन है और ब्रोकर को पैसा मिल रहा है, तो बैंक इंटरमीडिएटरी की तरह एक्ट कर रही है। तो बैंक डायरेक्टली ब्रोकर को पैसा नहीं दे रही, कहीं ना कहीं वो जो रूल है आरबीआई का वो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, बट ठीक है। दूसरा, पीएसयूज डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पीएसयू तो पैसा बैंक को दे रही है और देन वो ब्रोकर इन्वेस्ट कर रहा है सिक्योरिटीज़ में। तो कहीं ना कहीं ये चल रहा था चीज़ें, ठीक है। अब इस पूरी कहानी में दूसरा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वो आता है आपका मनी मार्केट का। तो अगर आप हर्षद मेहता का स्कैम देखेंगे तो उसमें हर्षद मेहता का स्कैम 92 जो सीरीज उसको देखेंगे तो उसमें एक सीन होता है, एक पार्टी के अंदर हर्षद मेहता बात कर रहा होता है कि मार्केट इतना कैसे गिरा। तो मनी मार्केट का एक बंदा वहाँ पे था और वो बोलता है कि ये कोलकाता वालों ने डंप किया, ठीक है। सो बेसिकली हर्षद मेहता उससे जाके मिलना चाहता है पर वो हर्षद मेहता को भाव नहीं देता। तो वो हर्षद मेहता पूछता है कि ये कौन है, तो उसका जो फ्रेंड होता है हर्षद मेहता को बताता है कि ये बहुत बड़ा बिग फिश है और ये मनी मार्केट में डील करता है। तो हर्षद मेहता वहाँ से फिर मनी मार्केट की तरफ उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। अब उस टाइम पे जो मार्केट है वो हैवीली मैनिपुलेटेड है, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग हो रही है और उस मार्केट में अगर आपके पास कैश है और या फिर आपके पास कैश फ्लो है सफिशेंट तो आप इजीली मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो ये सारी प्राइवेट बैंकें वही कर रही थी। जो बाहर की बैंक जैसे सिटी बैंक है, सिटी बैंक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट निकला था इसके अंदर और सिटी बैंक ये सारी एक्टिविटी बहुत टाइम से कर रही थी, ओके। सो यहाँ पे ये पूरी जो पिक्चर चल रही थी वो मनी मार्केट का पैसे को ये लोग कहीं ना कहीं रूट कर रहे थे मार्केट के अंदर और उसको प्रॉफिट बना रहे थे उसमें, ठीक है। अब बैंक्स का जो प्रॉब्लम था यहाँ पे लॉस का, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व होता है क्योंकि जो आपका ब्रोकर है जिसको बैंक पैसा दे रही है, ब्रोकर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट बैंक को दे देता है और बैंक कई बार एक फिक्स रिटर्न भी अर्न करती है जो अगर वो मनी मार्केट में डील करती या फिर अगर वो एज पर आरबीआई रूल डील करे तो उसको कभी प्रॉफिट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो लूपहोल थे ये यहाँ पे थे, ठीक है। ये सब लोग मिलके काम कर रहे थे, मार्केट से पैसा बना रहे थे, ठीक है। अब एज पर आरबीआई रिक्वायरमेंट अगर ये फंड बैंक को चाहिए, ठीक है, 63.5% बैंक को कैश भी रखना है और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इन दैट केस अगर किसी बैंक के पास कैश है, सफिशेंट सिक्योरिटी नहीं है, तो वो कैश वो मनी मार्केट में डील करके सिक्योरिटीज़ बाय करेगी और अगर किसी के पास सिक्योरिटीज़ हैं और कैश नहीं है तो मनी मार्केट में जाके सेल कर देगी, क्योंकि मनी मार्केट इज़ अ मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय या सेल होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड बाय या सेल होते हैं, ठीक है। तो मनी मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो बाय या सेल होते हैं। तो बेसिकली बैंक क्या करती है, मनी मार्केट में जाके कैश के बदले में सिक्योरिटी या सिक्योरिटी के बदले में कैश ले सकती है। बट द प्रॉब्लम इज़ बिकॉज आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन जो इंटरेस्ट रेट था इन मनी मार्केट वो सिर्फ था 10% का। तो बैंक्स को बहुत कम प्रॉफिट बनता था जब भी उनको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती थी और ये पैसे घुमाने में, ठीक है। और तो यहाँ पे बैंक्स ने एक लूपहोल निकाला, दैट वाज अ रेडी फॉरवर्ड डील, ठीक है। सो बैंक रेडी फॉरवर्ड डील करने लगे, राइट। सो बेसिकली बैंक क्या करती थी, ठीक है। सो मान लो कि बैंक ए है जिसको सिक्योरिटीज़ चाहिए, बैंक बी को सिक्योरिटीज़ बेचनी है, तो बैंक ए बैंक बी को कैश देगी और बैंक बी बैंक ए को सिक्योरिटीज़ देनी चाहिए टेक्निकली, बट वो देते थे उनको BR, बैंक रिसीव दे देते थे, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ BR प्रॉब्लम ये था उस टाइम पे कि इतना हैवी ट्रांजेक्शन होता था कि उसको जो सेल सर्टिफिकेट थे उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना वो सब थोड़ा टाइम समता, और ये जो पूरा ट्रांजेक्शन होता था वो होता था शॉर्ट टर्म के लिए,
ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के ट्रांजेक्शन के लिए बैंक्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग थी कि ये बी आर सफिशेंट है, ठीक है। जैसे ही बैंक बी मुझे पे कर देगी, ये वापस से ये सिक्योरिटीज़ बैंक बी के पास चली जाएंगी। तो ठीक है, अच्छा खासा सेटअप उनका चल रहा था। पर यहाँ पे पिक्चर में आते हैं ब्रोकर्स, ठीक है। अब ब्रोकर्स क्या करते हैं, ठीक है। ब्रोकर्स क्या करते हैं कि ब्रोकर एक्ट करते हैं एज ए मिडल मैन इस पूरी डील में। ब्रोकर के पास बैंक्स होती हैं, जैसे एसबीआई थी अरशद मेहता के पास, तो एसबीआई के लिए बीआर अरेंज करवाना, एसबीआई को सिक्योरिटीज़ दिलवाना, वो सब अरशद मेहता का काम था। तो मान लो कि बैंक ए को सिक्योरिटीज़ बेचनी है और अरशद मेहता उनका ब्रोकर है। तो बैंक ए हर्षद मेहता को बोलेगी कि मेरे पास सिक्योरिटीज़ हैं, वी वांट टू रेज फंड्स, ठीक है। हर्षद मेहता कांटेक्ट करेगा एक नॉर्मल सिचुएशन में बैंक बी को, उसको बोलेगी कि आपके पास कैश है, तो मेरे पास सिक्योरिटीज़ हैं, तो मैं आपको सामने कैश पे कर देता हूँ, ठीक है। सो ये पूरा ट्रांजेक्शन में इजीली ये होना चाहिए कि हर्षद मेहता जो है वो बैंक ए से सिक्योरिटीज़ लेता है, बैंक बी को देता है, बैंक बी से कैश लेता है और बैंक ए को देता है। टेक्निकली बैंक बी को पेमेंट पूरा बैंक ए को करना है, ठीक है। बट इस पूरे ट्रांजेक्शन में होता ये है कि बैंक बी जो कैश चेक इश्यू करती है वो अरशद मेहता के नाम से इश्यू करती है, ठीक है। तो जो भी 500,000 करोड़ का जो पेमेंट है वो पूरा अरशद मेहता के अकाउंट में जाता है और हर्षद मेहता उस अकाउंट फंड को यूज़ करता है, क्योंकि बैंक ए को बोलता है कि अभी जो सिक्योरिटीज़ है वो बिके नहीं है, या फिर सिक्योरिटीज़ अभी खड़े, राइट। पोजीशन अभी के अभी खड़ी है, तो वो जो फंड है वो उसको यूज़ करता था और उस फंड को डालता था मार्केट में, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट पहले ये सब चल रहा था पर एक लिमिट में चल रहा था, ठीक है। बट हर्षद मेहता के आने के बाद हर्षद मेहता ने फाइंड आउट किया और एक ऐसा कैलकुलेशन लगाया जिसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट थियोरी। तो हर्षद मेहता के हिसाब से हर वो कंपनी अंडर वैल्यूड है जिसकी करंट वैल्यूएशन, ठीक है, उतनी नहीं है जितनी उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू हो, ठीक है। कि मान लो कि कोई कंपनी 20 साल पहले स्टार्ट होती है, ठीक है, सफिशेंट एक्सवाइजेड फंड के साथ, और आज वो कंपनी का प्रोडक्शन इतना होता है, ठीक है। आज वो कंपनी इतना प्रोडक्शन कर रही है, तो आज अगर मुझे सेम कैपेसिटी का प्लांट लगाना है तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेशन वो उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट फार्मूला मार्केट ने इसको एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ये ट्रू मेथड है किसी भी कंपनी को वैल्यू करने की। तो बिकॉज ऑफ दैट फार्मूला बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसी थी जिनके स्टॉक में राइज आने लगा और हर्षद मेहता ही उनके स्टॉक्स बाय कर रहा था, ठीक है। उस टाइम पे जो अगर आप देखोगे बीएसई सेंसेक्स 4,000 पॉइंट के ऊपर चला गया था 1200 से, ठीक है। सो टेक्निकली विद इन दैट 1 और 2 ईयर के टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा फंड जो बैंक्स का है, बैंकिंग सेक्टर का फंड मार्केट में जा रहा है और मार्केट को मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है, मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है, राइट। सो हर्षद मेहता क्या कर रहा है, बैंक का पैसे को मार्केट में घुमा रहा है, ठीक है। नाउ उस टाइम पे एक बेयर कार्टेल हुआ करता था। बेयर कार्टेल का काम क्या था कि मार्केट में, इंडिया गरीब कंट्री है, इंडिया में इतनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी नहीं है कि मार्केट की जो रैली है उसको सस्टेन कर पाए। तो जब भी कभी रैली आती थी मार्केट में बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट या कोई न्यूज़, तो उस टाइम पे वो लोग हैविली मार्केट को सेल करते थे और अच्छा पैसा बनाते थे, ठीक है। तो ओनली सेलर्स पैसा बनाते थे, बायर्स लॉन्ग टर्म में लॉस करते थे, ठीक है ना। हर्षद मेहता के आने के बाद क्या हुआ कि जो रैली आती थी वो सस्टेन होने लगी, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यू कर रहा है ऊपर जाना, तो किसी सेलर ने अगर पोजीशन यहाँ बनाई है, ठीक है, तो उसको एग्जिट यहाँ करना है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि वो सेलर भी बायर बन जाता है हाई पॉइंट पे, मार्केट में और ज़्यादा रैली आती है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न प्राइस बढ़ती रही मार्केट में और सब चीज़ें सेटल प्रॉपर चल रही थी, ठीक है। बट एक न्यूज़ आता है कि आरबीआई के ऑडिट के अंदर कि हर एसबीआई की बुक्स में से अराउंड 650 करोड़ रुपए गायब है ठीक है, कि एसबीआई ने 650 करोड़ का पेमेंट किया है अरशद को, पर उसके सामने उसके पास सिक्योरिटीज़ आई नहीं है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इश्यू होता है, ठीक है, और पेपर में भी आता ही है। बाद में अरशद डील करता है बैंक के साथ, ठीक है, बाद में अरशद मेहता डील करता है बैंक के साथ। और तो होता ये है कि हर्षद मेहता डील करता है नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ, ठीक है।
नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ डील करता है और एक ट्रांजैक्शन होता है और पेपर में आता है कि अरशद ने अपने एसबीआई का सारा लायबिलिटी चुका दिया, ठीक है। बट इस ट्रांजैक्शन में होता क्या है कि नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, एक पेमेंट करती है ग्रीनलेज बैंक को, ठीक है, राइट। और वो जो पेमेंट होता है वो एसबीआई को डाल दिया जाता है, ठीक है। सो टेक्निकली जब गवर्नमेंट ने इसको देखा, ये ट्रांजेक्शन को, तो ये एक सिक्योरिटी डील की तरह उनको दिखी। तो अगर नेशनल हाउसिंग बैंक ने ग्रीनलेज बैंक को पे किया है तो उसके सामने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो बाय करी होगी। बट फाइंड करने पे पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी होती नहीं है और ये पूरा का पूरा स्कैम बाहर आ जाता है, ठीक है। हर्षद मेहता ने काफ़ी ट्राई किया एसबीआई का जो उसकी लायबिलिटी थी उसको फुलफिल करने के लिए, बट वहाँ पे दो इश्यूज सबसे बार सामने आए कि ड्यूरिंग दैट पीरियड, वही जो 4-5 दिन थे जब ये सब न्यूज़ बाहर आ रही थी, मार्केट में स्ट्राइक चल रहा था, ठीक है। हर्षद कैपेबल नहीं था कि अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दे, इसीलिए कई बार वो प्राइवेट बैंक्स के पास भी गया, प्राइवेट प्लेयर्स के पास गया, पर बिकॉज ये जो पूरा बेयर कार्टेल था उसको गिराने में लगा हुआ था, इस बेयर कार्टेल ने उसको सपोर्ट नहीं किया और जो प्राइस उसकी होल्डिंग्स की लगाई वो काफ़ी इतनी कम लगाई कि वो हर्षद मेहता ऑब्वियसली उस रेट पे उनको बेचता नहीं, ठीक है। और जब ये स्कैम बाहर आ गया तो मार्केट टूट गया, तो ऑब्वियसली वो जो पोजीशंस थी वो काफ़ी बड़े लॉस में एग्जिट हुई। सो टेक्निकली आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा सिनारियो एक कहानी जो चलती है, एक बंदा जो ऑलरेडी लूप होल चले आ रहे हैं उनको यूज़ करता है, ठीक है, उनको ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, ठीक है। ज़्यादा मैनिपुलेशन इसलिए बोलता हूँ मैं कि पहले जो बैंक्स वगैरह कर रही थी, पहले जो ब्रोकर थे मनी मार्केट के, वो कुछ लिमिट में इस चीज़ को करते थे, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ हर्षद मेहता ने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसा मार्केट में डालना स्टार्ट किया और मार्केट के अंदर एक आर्टिफिशियल रैली उसने क्रिएट की, ठीक है। अब आर्टिफिशियल रैली के कारण क्या हुआ, मार्केट एक हाई लेवल पे चला गया, बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। और वहाँ से अगर उसको सस्टेन करना है तो और ज़्यादा पैसा मार्केट को डालना पड़ेगा, और अगर हर्षद मेहता वहाँ से एग्जिट करता है अपने पोजीशंस को तो मार्केट ऑब्वियसली गिरेगा ही। तो एक आर्टिफिशियल रैली के कारण हर्षद मेहता के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी कि अगर हर्षद मेहता एक लिमिट में इस चीज़ को करता, कंटिन्यू करता, तो आई थिंक वो आज भी मार्केट में होता, ठीक है। और जो बेयर कार्टेल था, ठीक है, बेयर कार्टेल बहुत ज़्यादा हैवी लॉस झेल चुका था हर्षद मेहता के कारण, तो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था हर्षद मेहता के कि ये कहाँ से पैसा ला रहा है जो मार्केट में डाल रहा है, और जो रैली हो रही है उसके कारण हमें इतना नुकसान क्यों हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा पैसा जो मार्केट में आ रहा है जिसके कारण हमें नुकसान हो रहा है। तो बेयर कार्टेल तो रेडी बैठा था, तो उन्होंने ही उस चीज़ को ज़्यादा हवा दी और हर्षद मेहता का स्कैम जो है टोटली बाहर आया, ठीक है। एक चीज़ ये भी है कि हर्षद मेहता ने ये चीज़ को स्टार्ट नहीं किया था, लूपहोल पहले से ही थे, बैंक्स ऑलरेडी इस टाइप से डील कर रही थी। हर्षद मेहता को ये जब पता चला तो बस उसमें जंप कर गया और उस चीज़ को उसने ज़्यादा हैविली यूज़ किया। उसने फेक बी आर्स, ठीक है, जैसे एसबीआई के केस में ऐसा था कि उसको बी आर मिली नहीं थी जबकि 2 से 3 महीने का पीरियड उसमें हो चुका था। यूजुअली बी आर के केस में 90 डेज़ में सेटलमेंट होना चाहिए, ठीक है, और उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डील तो हो रही पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बी आर के थ्रू। तो ये सारे रीज़न थे, काफ़ी सारे लूपहोल्स थे। हमारे जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब उनसे पूछा गया कि इतने सारी चीज़ें जब चल रही हैं, वह 1986 का एक आर्टिकल था जिसमें सिंडिकेट बैंक एंड एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र आई गेस, उसके बीच में राइट बीआर का डील था, और वो बीआर के डील में आरबीआई को पता चला कि यहाँ पे सिक्योरिटीज़ है ही नहीं सफिशेंट और बीआर इशू किया गया, ठीक है। तो आरबीआई को पहले से ही पता था, 1986 में ये चीज़ पता थी, बट आरबीआई कुछ कर नहीं सकती थी बिकॉज आरबीआई सफिशेंट नहीं थी उस टाइम पे। इंडियन गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं थे, गवर्नमेंट कभी भी बैंकरप्ट हो सकती थी, तो वो सब सिनेरियो चल रहा था, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी इंडिया में। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजंस वो जो पूरा पीरियड था, ठीक है, वहाँ पे देश का नुकसान हुआ, ठीक है, और ये सब स्कैम चलते रहे आरबीआई के सर्कुलर्स होने के बावजूद भी, ठीक है। थैंक यू, आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको कुछ हेल्प करे, राइट। मिलते हैं फिर एक अच्छे वीडियो के साथ, ठीक है, थैंक यू।